हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय पे। साथियों, अभी हम सभी करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इससे कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बुक में दिए गए उन सारे क्वेश्चन को हम सभी बहुत ही शानदार तरीके से हंसते मुस्कुराते करने वाले हैं। तो आप अंत तक इस सेशन में बने रहेंगे, आप बहुत कुछ इस सेशन से सीख के जाने वाले हैं। साथियों, चलिए इस सेशन को करते हैं शुरू। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आपका कोई भी जब आप एरर के सवाल को देखते हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए। चलिए साथियों, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। साथियों, जैसे ही हमने सवाल पढ़ा, बहुत ही आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। सवाल जैसे ही हमने पढ़ा तो एक दिखाई दिया हमें नीदर ऑफ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप बताएं नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नीदर ऑफ और ईदर ऑफ, ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है दो में से कोई एक, और नीदर ऑफ का मतलब दो में से कोई नहीं। तो अगर यहां नीदर ऑफ है मतलब दो में से कोई नहीं, तब आप देखिए इसके जस्ट बाद क्या लिखा है साथियों, आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अगर ये नीदर ऑफ है, आपको पता है ना, नीदर ऑफ ईदर ऑफ हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो ये आर जो है यहां पे आर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहां पे इज। नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या हुआ, उसमें से कोई भी मतलब दो व्यक्तियों में से कोई भी पार्टी अटेंड करने नहीं गया। ठीक है, नहीं जा रहा है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ही वॉक्ड 5 माइल्स विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। अब देखिए यहां पे सेंटेंस में क्या करना चाह रहा है कि वो 5 माइल। अब देखिए ये जो जैसे ही हमें ये दिखा ना 5 माइल्स, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये जो लिखा है ना 5 माइल्स, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए 5 माइल्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो देखिए वास्तविक में ये एक प्लूरल नंबर है, लेकिन ये एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम करता है। आपको ये समझना पड़ेगा दोनों में अंतर। ये एक प्लूरल नंबर है, 5 माइल है ना, 1 माइल 2 माइल 3 माइल, इस तरीके से 5 माइल। तो ये एक प्लूरल नंबर है, लेकिन ये एज अ सिंगुलर यूनिट काम कर रहा है। यानी अगर ओवरऑल कहा जाए तो यहां पे एज अ सिंगुलर काम कर रहा है यहां पे। क्लियर है ये चीज? ही वॉक्ड 5 माइल्स विच। अब यहां पे बात करें विच, विच क्या है यहां पे साथियों, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने बताया था ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है। यानी अपने रिलेटिव प्रोनाउन अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में हम यूज करते हैं, जैसे यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन हमारे सामने आता है विच, तो विच का क्या योगदान है, विच का योगदान है साथियों रिलेट करना। किससे रिलेट करना, तो अपने आगे वाले वर्ब से। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट जो वर्ब आएगा, आप देखिए यहां पे नेक्स्ट में क्या है, यहां पे एक वर्ब लिखा है हमारा आर। ठीक है ना, यहां कोई भी वर्ब आ सकता है, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक्स मानते हैं, यहां पे एक वर्ब आना है। ठीक है, और इसके पहले जो एंटीसीडेंट होगा, इससे ये क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है उसको। ठीक है, तो हमें जब भी आपके सामने कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दिखे, क्लियर है, जैसे यहां पे विच दिखा, आगे हु कभी दिखेगा, कभी जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, आपने ऑलरेडी प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रखा है। क्लियर है, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखे तो उसका जो एंटीसीडेंट है, अब कई लोगों के मन में होगा एंटीसीडेंट किसको कहते हैं, तो इसके जो जस्ट पहले आता है एंटीसीडेंट कहलाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब यूज होगा। अब बताइए विच के पहले कौन सा है आपका एंटीसीडेंट, लिखा है साथियों 5 माइल्स। तो 5 माइल्स मैंने अभी बताया ये एक सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब होना चाहिए था, ये आर यहां पे नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था साथियों, यहां पे इज। He walked 5 miles, which is really a great distance, एक अच्छा डिस्टेंस है। For a man like him, उसके जैसा आदमी के लिए, who is not only old but also ill, जो सिर्फ बूढ़ा ही नहीं है बल्कि बीमार भी है। क्लियर है ये चीज? आसान, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों लिखा है ईदर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। साथियों आपने ऑलरेडी रूल पढ़ रखा है इधर और नीदर नॉर का, लेकिन फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन स्लाइड में लेके चलता हूं। ये स्लाइड आपका रिवीजन स्लाइड है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, रिवीजन करने में काम आएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं ये रूल देखता हूं कि अगर कभी भी दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर अकेले नॉर और
नन बट, ये सबसे अगर जोड़ा जाता है ना तो जो वर्ब का यूज करते हैं वो हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ये रूल आपको पहले से पता था, अगर नहीं पता था तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें वापस से वही दिख गया, क्या दिखा, ईदर और दिखा। क्या दिखा हमें साथियों, ईदर और। अब वापस हम जैसे ही ईदर और दिखा तो हम सीधा जंप करेंगे वर्ब पे। वर्ब कहां है, तो वर्ब तो यहां पे है, ईदर माई कलीग और अ प्यून। तो वर्ब दिखा, वर्ब से देखेंगे वर्ब से नजदीक वाला कौन है सब्जेक्ट, तो नजदीक है साथियों अ प्यून। तो अब साथियों यहां पे लिखा है अ प्यून यानी एक चपरासी। तो एक चपरासी के लिए आर कैसे यूज कर सकते हैं हम, यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था आर के जगह पे इज। ईदर माई कलीग और अ प्यून इज कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। जो राइज एंड फॉल, अब देखिए यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आप सीखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सेशन पे। देखिए यहां पे हमें एक दिखाई दिया राइज, द राइज एंड फॉल, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो एंड से जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगता है ये तो प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि राइज भी है यहाँ पे, फॉल भी है, ये प्लूरल है। तो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो दिखते हैं एंड के साथ दो जोड़ते हैं लेकिन दिखते हैं प्लूरल है, लेकिन वास्तविक में वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे ये राइज एंड फॉल का मतलब क्या, वो उतार और चढ़ाव, ठीक है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, जो लहर होता है, आर ड्यू टू, किसके कारण होता है, लूनर इन्फ्लुएंस के कारण होता है। क्लियर है ये चीज? तो ये राइज एंड फॉल जो है ना साथियों, ये हमारा सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो आगे नेक्स्ट जो वर्ब यूज हुआ है, ये आर कैसे यूज कर सकते हैं हम, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था, इसके जगह पे इज होना चाहिए था। क्या ये चीज क्लियर है साथियों? द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। अब यहां पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अच्छा ये तो राइज एंड फॉल ठीक है, हमें पता चल गया ये सिंगुलर होता है, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो सिंगुलर होते हैं, जो एंड से जुड़ते हैं। तो देखिए आप जब ये सेशन करोगे ना तो ये सारा चीज जो आपके मन में डाउट आता है, ये सारा चीज मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए आपके सामने ये जितने भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे गए ग्रुप ऑफ वर्ड हैं। जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा ड्रिंकिंग भी है ड्राइविंग भी है, दो हो गए यानी ये प्लूरल हो गया। नहीं, ये सिंगुलर है, ठीक है। सम एंड सब्सटेंस, आगे आने वाला है सवाल, इसका मतलब क्या होता है, निचोड़ किसी का, सम एंड सब्सटेंस। पार्ट एंड पार्सल, फन एंड फ्लोरिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। तो देखिए ये जो पूरा आपका स्लाइड दिख रहा है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपके बुक में भी इतना नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं साथियों जो लगातार एग्जाम रिपीट करता है, ठीक है। तो ये इसका फेवरेट टॉपिक है। जैसे कई बार इसमें क्या करेगा एसएससी, कोई भी एक उठा दिया, जैसे यहां से कोई भी उठा दिया, पावर एंड इन्फ्लुएंस उठा दिया। अब आपको लगेगा अच्छा एंड से दो चीजें, आपने यही तो पढ़ रखा है कि एंड से जब दो चीजें जुड़ती है तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन ये जो 22 मैंने लिखा और भी होता है, ये 22 इंपॉर्टेंट थे, ये आपको याद करके रखना है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए कई लोगों को ये लगेगा कि मैं वो एक एक करके डिस्कस करूं। अगर वैसा मैं करना शुरू कर दूंगा ना, एक एक करके वो एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस करने लगूं, तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में मैं एक्स्ट्रा चीज लाऊंगा तो जरूर, लेकिन आपको ये पढ़ना खुद पड़ेगा। जैसे ये एक्स्ट्रा चीज, अगर आपको ये, जब मैं इसका थ्योरी वाला पोर्शन कराऊंगा तो ये इसको एक एक करके डिस्कस करूंगा, लेकिन ये थ्योरी क्लास नहीं चल रही है, ये क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको खुद से सेव करना पड़ेगा और रिविजन करना पड़ेगा। ये एक तरीके से रिविजन स्लाइड है साथियों। क्लियर है ये चीज? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मेनी अ मैन हैव सक्म्ड टू दिस टेम्पटेशन। सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड हमारे सामने आया, सकम्ब। इसका मतलब क्या होता है, सकम्ड। सकम्ड का मतलब क्या होता है साथियों, सकम्ड का मतलब होता है साथियों, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसका मतलब होता है घुटना टेकना, हार मानना, सकम्ड, ठीक है। ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का ये वर्ड का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है। सकम्ड का मतलब क्या होता है, घुटना टेकना। तो कहना क्या चाह रहा है, कई लोग घुटना टेक देते हैं, हार मान जाते हैं, किसके आगे, तो अपने टेम्पटेशन के आगे। किसके आगे? अपने टेम्पटेशन के आगे। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोभ, प्रलोभन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, अगर नहीं पता तो लिख सकते हो, प्रलोभन, जो लोभ होता है ना, उसके आगे कई लोग हार मान लेते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं इरर किस वाले पोर्शन में। साथियों यहां पे हमें दिखा मिनी जैसे ही दिखेगा ना, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। चूंकि सेशन अभी शुरू हुआ है तो मैं रिकॉल कराते चल रहा हूं अच्छे तरीके से, बाद में रिपीट जब होगा ना तो मैं तेजी से खींचूंगा।
अगर कभी भी मेनी दिखे तो उसके साथ प्लूरल नाउन होता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल वर्ब होगा, आपको ये पता है। लेकिन कभी भी मीनी के साथ ए दिख जाए, मीनी अ, यहां क्या दिखा हमें, मीनी के साथ अ दिखा, कभी भी आपको मीनी के साथ ए दिखे तो इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। अब साथियों यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमें दिखा, लेकिन वर्ब सिंगुलर यहां पे नहीं दिखा। मीनी अ मैन हैज होना चाहिए था यहां पे। क्लियर है ये चीज? मीनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, आसान था ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब देखिए ये सवाल जैसे ही हमने पढ़ा तो फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगा ये तो सही सवाल है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अगर हम जंप करें वर्ब पे, वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, हैव है ना। अब कई लोगों के मन में ये डाउट होता है, अच्छा हैव है, ये तो प्लूरल वर्ब है, किसके लिए आया था, बिवरेजेज के लिए आया है। नहीं, यहीं पे वो गलती करते हैं। कभी भी वर्ब देखना हो ना तो सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो होता है ना वही सब्जेक्ट होता है हमारा। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, यहां पे टी, कॉफी और बिवरेजेज यहां पे सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट है इसका इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन, ऑफ के पहले कौन आया साथियों, द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो आप जल्दी से जवाब दीजिए, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इंट्रोडक्शन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। इंट्रोडक्शन तो सिंगुलर है साथियों, और अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब यूज होगा। हैव का यूज यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे किसका यूज करेंगे, यहां पे हैज का यूज करेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ, यहां पे अलग अलग चाय, कॉफी और अलग पेय पदार्थ का इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। अच्छा सवाल है। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। अब देखिए यहां पे आपको देखना होगा सब्जेक्ट हमारा कौन है, फिर से वही सेम सवाल, सब्जेक्ट कौन है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन हमें क्या दिखा, ऑफ, इसके पहले क्या दिखा, द न्यूअर टाइप। टाइप हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सब्जेक्ट तो दिखा हमारा सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो अब सीधा वर्ब पे जंप करते हैं ना, सीधा वर्ब पे। नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमारा फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब पे, मेजर फोकस है ना। सब्जेक्ट हमें पता चल गया, वर्ब पे फोकस करते हैं। वर्ब क्या है साथियों, वास। अब वास आपको पता है क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इतना बता दीजिए। वर्ब आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो ये वास है साथियों, ये हमारा प्लूरल है, ये V1 है, ये क्या है साथियों, प्लूरल वर्ब है। अगर इसको सिंगुलर बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट में ES ऐड करेंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। The newer type of automatic machines washes clothes faster। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, each of the students, फिर से दिखा मैं each of, ठीक है, each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। देखिए हमें क्या दिखा साथियों, यहां पे हमें दिखा each of। कभी भी आपको each of दिखे, every of दिखे, तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम प्लूरल यूज करते हैं। क्या, सब्जेक्ट। ईच ऑफ के साथ देखिए पीसीएन है ना, यहां पे देखिए ये इसका रूल आपको ध्यान रखना है। ईच ऑफ दिखे, एवरी ऑफ दिखे, इसके साथ हमें प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, प्लूरल नाउन, वो यूज करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या प्लूरल है, ये तो प्लूरल है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां तक चला, प्लूरल हो गया, यहां तक ऑल क्लियर है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए वर्ब चेक करते हैं। अब इसके बाद वर्ब हमारे पास कौन आया, हैज। क्या हैज सिंगुलर है, तो आप बोलोगे हाँ ये तो सिंगुलर है। लेकिन कंडीशन है कि ईच ऑफ के बाद जो भी है सब्जेक्ट हमारा आएगा, नाउन आएगा, वो प्लूरल होगा। लेकिन उसके बाद जो भी कुछ आएगा ना, सब कुछ सिंगुलर होगा। यानी अगर वर्ब आया तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। यहां पे जैसे ये तो पास कर गया हमारा, मैंने चेक किया। ईच ऑफ के बाद सबसे पहले मैंने यहां चेक किया सब्जेक्ट प्लूरल है क्या, तो ये तो प्लूरल था। इसके बाद हम सीधा वर्ब पे चेक करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप एग्जाम में टैकल करोगे क्वेश्चन को। हमने वर्ब को चेक किया तो वर्ब भी सिंगुलर था, लेकिन इसके बाद जब हम प्रोनाउन के पास जाएंगे तो देखिए प्रोनाउन में क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन हमारा क्या, देयर सिंगुलर है या प्लूरल है। साथियों ये तो प्लूरल है, जबकि होना क्या चाहिए था, यहां सिंगुलर होना चाहिए था। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है तो यहां पे क्या होगा, हिज। चूंकि हमें स्टूडेंट है उसका कोई जेंडर नहीं पता, हिज का यूज करेंगे। हिज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे आया वर्थ सीइंग, इसका मतलब क्या होता है? वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग का मतलब होता है देखने लायक। वर्थ सीइंग का मतलब क्या होता है? देखने लायक। तो यहां बात हो रहा है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। एवरी वन, अभी हमने क्या देखा? ईच ऑफ, अगला तुरंत क्या आ गया? एवरी वन। ठीक है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, फिर से वही रूल, एवरी वन ऑफ के साथ क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? इसके जस्ट बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा, वो हमारा क्या होगा साथियों? सिंगुलर होगा। तो साथियों यहां पे तो सबसे पहला हम चेक करेंगे हमारा नाउन, द फिल्म्स सही है, प्लूरल है, लेकिन इसके बाद वर्ब पे जैसे हमने स्विच किया तो वर्ब तो यहां क्या मिल गया साथियों? हमें वर्ब मिल गया प्लूरल। होना क्या चाहिए था? वर्ब प्लूरल के जगह पे सिंगुलर, इज। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। क्या ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। देखिए, अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिखे और उसमें एंड से दो चीज जुड़ा हो, जैसे यहां पे दो नाउन जुड़ा है, द सेक्रेटरी जुड़ा है और प्रिंसिपल जुड़ा है, तो कभी भी ऐसा दिखे ना एंड के साथ, तो आपको बस ये चेक करना है, अगर आपको पता लगाना हो ये सिंगुलर या प्लूरल है, ठीक है, तो बस आपको बस ये चेक करना है कि दोनों के आगे अगर आर्टिकल आप समझ रहे हैं, अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगाओ, जैसे यहां पे हमें एक आर्टिकल दिख रहा है द सेक्रेटरी, तो सीधा रूल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी एंड से दो नाउन जोड़ते हैं इस तरीके से, सेक्रेटरी, दो पोस्ट जुड़ेगा, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, जैसे यहां ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, अगर दोनों के आगे आर्टिकल आ गया इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, और अगर सिर्फ एक आगे में आया इसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यानी अगर इस सेंटेंस में देखें द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के आगे आर्टिकल लगा होता तो इसका मतलब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन चूंकि सेक्रेटरी के आगे द लगाया साथियों, यानी द सेक्रेटरी, कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर? कहना यह चाह रहा है कि सेक्रेटरी जो व्यक्ति है ना वही प्रिंसिपल भी है, यानी यहां पे एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। क्या ये चीजें समझ में आई? अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ये सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, आर यहां पे क्या कर रहा है? जब ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आर के जगह पे क्या यूज करेंगे? इज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। फिर से दिखा ओनली वन ऑफ, ओनली वन ऑफ, ये हमें क्या दिखा? ओनली वन ऑफ। कभी भी आपको ये दिखे वन ऑफ, इसके बाद क्या होता है साथियों? इसके बाद जो नाउन होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है वन ऑफ के बाद वो हमारा प्लूरल होता है, मैंने बताया आपको। इसके बाद जो जस्ट तुरंत बाद आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब आएगा, जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वो हमारा सिंगुलर होगा। क्लियर है? तो देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट, अब देखिए दैट क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ना, यहां पे देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट में बता रहा हूं, दैट उनको लगेगा ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या है? हिज नॉवेल्स है, प्लूरल है, तो आर यहां पे सही है। नहीं, फिर आप ओनली वन ऑफ को आप डायरेक्टली इग्नोर कर रहे हैं, इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? ओनली वन ऑफ को इग्नोर नहीं करना है। यहां पे बात हो रही है उसके नॉवेल्स में से, यानी अगर आप ये देखते हो कि डैड के पहले एंटीसीडेंट हमारा हिज नोवेल है, तब आप गलत हो जाओगे। इसको आप पूरा देखना पड़ेगा। ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, यानी उसके नोवेल्स में से एक, सिर्फ एक, ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स डैट आर नहीं, डैट इज इंटरेस्टिंग। यहां क्या यूज करेंगे? डैट इज इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। कभी भी आपको दिख जाए, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी कराया, मिनी दिख रहा था, ठीक है, कभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए, आपको जस्ट चेक करना है कि उसका एंटीसीडेंट कौन है, उसका वर्ब कौन है, ठीक है। कभी आपको ऐसा ही क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल था, कंफ्यूजिंग सवाल था ये, क्योंकि कई लोग यहाँ पे गलतियां करेंगे, उनको लगेगा यहाँ पे आर तो है, सही है, क्योंकि नोवेल्स के कारण वो जा रहा है, नोवेल्स है कि नोवेल्स तो प्लूरल होता है इसलिए आर सही है, तो यहाँ पे वो फंस सकते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, 2 भाषाओं के ज्ञान के बारे में बात हो रही है। नॉलेज ऑफ, हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? ऑफ के पहले, फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले नॉलेज हमारा सब्जेक्ट हो गया। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड, आर यहां पे क्या कर रहा है?
जब अगर नॉलेज हमारा सब्जेक्ट है जो कि क्या है साथियों, सिंगुलर है, ज्ञान, तो यहां पे क्या होगा, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब हमें यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु। ठीक है, ठीक है, जिनको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पता क्या होता है, बुक आप उलटिए, प्रोनाउन ऐसे मैं दोबारा कराऊंगा, प्रोनाउन ऑलरेडी मैंने करा रखा है, फिर से मैं कराने वाला हूं। अगर आपके पास बुक है, बुक उलटिए, रिलेटिव प्रोनाउन देखिए वहां पे क्या होता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हु क्या है साथियों, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का रूल मैंने क्या बताया, अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखे तो आपको चेक करना है। ठीक है ना, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, उसका एंटीसीडेंट और वर्ब। एंटीसीडेंट क्या है साथियों, एंटीसीडेंट का मतलब ही मैंने बताया था कि जो उससे जस्ट पहले आए, एंटीसीडेंट होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हु के पहले हमारा आई आया तो हमारा ये एंटीसीडेंट है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इट इज आई हु। अब हु के बाद जो वर्ब आएगा ना, वो इसी आई के अकॉर्डिंग आएगा। अब आपको पता है, आपने कभी यूज किया है क्या आई के साथ इज? आपने कभी भी यूज नहीं किया है। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है, तो यहां एम लिख दीजिए। इट इज आई हु एम ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ये मैं हूं जिसे, जो मतलब क्या ब्लेम किया जा रहा है, जो बैड सिचुएशन है, खराब सिचुएशन जो बनाया ना, ये मैं ही हूं जिसे ब्लेम किया जा रहा है। तो ये इसका भाव था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं साथियों। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। देखिए थोड़ा सा इसमें बड़ा बड़ा वर्ड था, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल था ये मैं बता दूं, ये सीडीएस में पूछा गया सवाल है, सीडीएस का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बात करें, एक वर्ड आया यहाँ पे मेलनकोली। सवाल, ये जो वर्ड है ये पूछा हुआ है वर्ड मेलनकोलिक। ठीक है, इसी से बना है। मेलनकोली का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेलनकोली का मतलब होता है उदासी, उदास के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सीधा फोकस करते हैं। कभी भी आपको जब कठिन सवाल दिखे ना, तो आप उसका अर्थ निकालने पे मत जाइए। जैसे बहुत लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 का अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप उतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप सीधा, आपको ये फोकस करना है सब्जेक्ट हमारा कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है साथियों, तो फोकस करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ है तो इसके पहले हमारा सब्जेक्ट ये हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है, सबसे पहले बताइए ये क्या है, एक भाव है। रोमांस, रोमांस वर्ड आपने सुना होगा, रोमांस से बना है ये वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, ये बात हो रही है आर्ट और लिटरेचर में, जो हमारा आर्ट और लिटरेचर होता है उसमें जो रोमांस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है ना, और उसके बाद जब वो खत्म होता है तो ये मतलब रीजन है, कारण है। किसका कारण है, तो इनसेंसिटिविटी का कारण है। किसके, तो उन व्यक्तियों के जो सफर कर रहे हैं, किसका, डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, मतलब डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो इसका भाव यही था। तो आपको इसके अर्थ पे नहीं जाना, जरूरी नहीं कि जो अर्थ निकाल लेता वो एरर का सवाल कर लेगा। ठीक है, आपको इसका स्ट्रक्चर से खेलना है। ठीक है, आपको क्या दिखा, पहला फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या दिखा, ऑफ दिखा। ऑफ से पहले हमारा सब्जेक्ट दिख गया, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो आप वर्ब पे फोकस करेंगे। अब जैसे ही आप वर्ब पे जाओगे साथियों, तो वर्ब हमारा क्या है, आर। और आर सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो प्लूरल है हमारा, इसके जगह पे क्या होगा, इज होगा। ठीक है, ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस एज वेल एज, अब देखिए जैसे ही ये दिखा एज वेल एज, ठीक है, मैं वापस लेके चल रहा हूं रिवीजन स्लाइड में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे। यहां पे क्या लिखा है, कभी भी आपको एज वेल एज दिखाई दे, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूजन होता है। बिसाइड्स का मतलब के अलावे, बिसाइड का मतलब बगल में, लेकिन ये लास्ट में जो यस लगा है ना, ये जो लास्ट में यस लगा है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावे। तो बिसाइड्स अगर रहे तब ये रूल काम करेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेन्ड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन। आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं ये सारी चीजें मैं डिस्कस करा चुका हूं, बस ये रिवीजन करा रहा हूं आपको, ताकि आप सवाल को और अच्छे से कर पाए। अगर कभी भी सेंटेंस में ये सब दिखे ना, तब ये आपके लिए एक हिंट साबित होता है। आपको वहां पे रुकना है और स्ट्रक्चर चेक करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर कभी भी दो सब्जेक्ट को इन सारे वर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से जोड़ा जाए, तो जो वर्ब का यूज करते हैं वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पहले वाले फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन था हमारा पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका सब्जेक्ट कौन है, तो हमें एज वेल एज दिखा, सब्जेक्ट हमारा पहला हो गया पेशेंस, इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे वर्ब, यानी वो अगर कहा जाए कि सेंटेंस में वर्ब जो आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो पेशेंस के अकॉर्डिंग आएगा। पेशेंस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना, पेशेंस हमारा सिंगुलर है, आप काउंट कर सकते हो क्या पेशेंस को, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे इज होना चाहिए था। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, इन सिंगापुर, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साथियों। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब देखिए आपको फिर से वो दिखा, अभी जस्ट मैंने वो रूल कराया, क्या बोला मैंने, सिंगापुर में माई ब्रदर इन लॉ विथ, आपको क्या दिखा यहां पे, विथ, तो विथ दिखा, विथ का रूल देखते हैं। विथ का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर जो रूल बताया था वो सीधा वेरीफाई कराते हैं। क्या बोला था मैंने कि अगर कभी भी विथ दिखे, टुगेदर विथ दिखे, एज वेल एज दिखे, ये सब कभी भी आपको दिखता है तो जो वर्ब का यूज करते हैं, अब देखिए वर्ब कहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, जो वर्ब का यूज करेंगे वो पहले वाले फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट था हमारा, माई ब्रदर इन लॉ और हिज वाइफ, तो यहाँ पे हिज वाइफ के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, माई ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे। और माई ब्रदर इन लॉ ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। ये यहाँ पे सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ वर नहीं, यहाँ पे क्या होगा साथियों, वाज। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है साथियों, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए अभी मैंने एक रूल बताया था, अभी एक आया था प्रिंसिपल और सेक्रेटरी का क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने बताया था कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगा हो, यानी वो दो अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है, और अगर सिर्फ एक के आगे आर्टिकल लगाओ यानी वो सिंगल पर्सन के बारे में या सिंगल कोई चीज के बारे में डिनोट कर रहा है वो। अगर इस सेंटेंस पे, अब पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, यानी हॉट के पहले भी आर्टिकल है और कोल्ड के पहले भी आर्टिकल है, यानी दो अलग अलग झरनों के बारे में बात हो रही है। हॉट यानी गर्म झरना, कोल्ड यानी ठंडा झरना, तो यहां दो अलग अलग के बारे में बात हो रही है। और दो अलग है तो यानी हमारा ओवरऑल जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया साथियों, प्लूरल बन गया। अब ओवरऑल जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो यानी वर्ब भी क्या आना चाहिए था, वर्ब भी हमारा प्लूरल आना चाहिए था, तो वाज नहीं, यहां पे क्या यूज करेंगे, वर। हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, आसपास में थे। अब मैं देखिए फिर से क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, अगर यहां पे क्या होता, अगर यहां पे होता ए, अगर यहां पे रिमूव होता, यानी अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो ये क्या होता, ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, दोनों गर्म और ठंडा एक कैसे हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही बस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। अगर ये ऐसा होता ना तो क्वेश्चन ये सही हो जाता। क्लियर है ये चीज? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आर्टिकल सिर्फ एक है, तो ये दोनों एक ही स्प्रिंग के बारे में डिनोट करते, तो आगे में ऑलरेडी सिंगल क्या था, सिंगुलर वर्ब यूज था। तो आपको मतलब माइंड खोल के बैठना है एग्जाम में, कभी भी ये सब दिखे ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक गलतियां मैं बता रहा हूं ना, सिंगल एक एक गलती आपको एग्जाम से सिलेक्शन से दूर लेते चला जाएगा, ठीक है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, खासकर इंग्लिश वाले पोर्शन में। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं साथियों, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। याद करिए पहला सवाल नीदर का आया था, वहीं पे मैंने बताया था ईदर ऑफ, नीदर ऑफ जब भी दिखे, ठीक है, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब उसके बाद आता है वो हमारा सिंगुलर होता है। यहां पे क्या बात कर रहा है, ईदर ऑफ द रोड्स, मतलब दोनों में से कोई भी एक रोड। जैसे आप पूछते हो ना सवाल कि चलिए भाई पटना जाना है, पटना दो रास्ता कहीं दिखा तो पटना जाना, कौन सा रास्ता में पटना लेके जाएगा, ठीक है, तो वो सामने वाला जवाब देता है भैया कोई भी रास्ता से आप जाओ आप पटना ही पहुंचोगे। क्लियर है ये चीज? बस वही यहां बात हो रही है, पार्क जाना है तो बात हो रही है ईदर ऑफ द रोड्स, तो यानी ईदर ऑफ जैसे हमें दिखा, रोड्स यहां पे तो सही हो गया, रोड्स क्योंकि यहां पे प्लूरल है तो सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल हो गया, लेकिन इसके बाद ईदर ऑफ के कारण जो वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अब ध्यान से देखें, लीड तो हमारा प्लूरल है, यहां पे लीड्स होना चाहिए था। क्या ये चीज क्लियर है साथियों? ये क्वेश्चन क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है साथियों, वन ऑफ माई डिजायर्स। फिर से हमें दिखा वन ऑफ, देखिए वन ऑफ मैंने पहले बता रखा, अभी मैंने कराया सवाल, ईदर ऑफ कभी दिखाई दे, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, सबके लिए सेम रूल है, ठीक है। क्या रूल मैंने अभी आपको बताया था ईदर ऑफ के साथ, कि कभी भी ये दिखे आपको तो इसके साथ हमारा जो नाउन होता है वो हमारा प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद कोई भी वर्ब आए
कोई भी प्रोनाउन आए वो हमारा सिंगुलर होगा। क्या ये चीज क्लियर है? वन ऑफ माई डिजायर्स, यहां तो सही है, ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर, मतलब हमारे पास बहुत सारा डिजायर है, अलग अलग डिजायर है, उसमें से एक है, क्या है? डॉक्टर बनने की इच्छा है। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर। फोकस करते हैं वर्ब पे, सीधा जंप करते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या साथियों? वर। अब कई लोगों को लग रहा होगा वर है, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं क्या वर का यूज यहां पे सही है क्या? अब आप बोलोगे अच्छा यहां पे 2 शॉप्स है, 2 शॉप्स के लिए वर का यूज, ये तो सही लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही नहीं देखना था, ठीक है। जो भी कंटिन्यू सेशन देख रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट डिसाइड करना हो तो फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रीपोजिशन कौन दिख रहा है साथियों? ऑफ, तो इसके पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होगा द होल ब्लॉक, पूरा ब्लॉक जो है ना फ्लैट्स का। तो ये जो ब्लॉक है ना एज अ सिंगुलर यूनिट काम कर रहा है, ये सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। अभी तो दिखा था ये, अभी तो मैंने ये कराया था द सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? निचोड़, ठीक है। मैं वापस लेके चल रहा हूं इस स्लाइड में, देखिए ये स्लाइड मैंने आपको कराया था, सम एंड सब्सटेंस पे फोकस करिए आप। सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होगा? निचोड़, किसी चीज का निचोड़। तो देखिए ये जो स्लाइड है ना, मैंने अभी आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके सामने जब भी ये सब आया ना तो आप खुश हो जाइए कि एग्जामिनर जो था आपके सामने एक तरीके से आप ऐसा समझिए जाल बिछाया था कि बंदा फंसेगा, लेकिन आप क्या किए? वो फंसे नहीं आप, क्योंकि वो चाहता है कि फंसे लोग, ठीक है। हर्ट एंड सोल, कई बार देखिए मैं एग्जांपल उठा रहा हूं, कई बार वो डाल देंगे ऐसे हर्ट एंड सोल, लोगों को लगेगा अच्छा हर्ट अलग है सोल अलग है, एंड से जुड़ा हुआ है यानी ये प्लूरल होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसको रिवीजन करना है, इसलिए मैंने अलग से इसे टाइप करके रखा है रिवीजन स्लाइड के रूप में, ठीक है। बहुत सवाल इस पे पूछे जाते हैं। वापस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम। अब मैंने अभी बताया सम एंड सब्सटेंस, जो कि ये क्या है साथियों? सिंगुलर है। निचोड़ के बारे में, किसका निचोड़? उस पोएम का निचोड़। तो ये सिंगुलर है, तो इसके बाद आर यहां पे क्या कर रहा है? आर के जगह पे क्या होना चाहिए था? यहां पे आर के जगह पे इज। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में बात हो रहा है नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। अब देखिए नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप। नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, नीदर ऑफ। लेकिन जैसे ही हम आगे पढ़े तो आगे लिखा दिख रहा है साथियों 5 एक्यूज्ड, ठीक है। 5 दोषी के बारे में बात हो रही है, 5 एक्यूज्ड। तो जैसे ही 5 आ गया तो नीदर का रोल खत्म हो गया फिर, है ना। नीदर जो है ना, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ये हमेशा 2 लोगों के बीच में यूज होता है, यानी गलती यहीं पे है, नीदर ऑफ का यूज यहां पे नहीं हो सकता। तो साथियों याद करें, मैंने आपको बताया था कि अगर नीदर ऑफ नहीं, नीदर ऑफ 2 के लिए, तो 2 से जब अधिक होगा तब किसके लिए यूज करेंगे? तब मैंने आपको बताया था कि नन ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। नन ऑफ का यूज जब कभी नीदर ऑफ फेल हो जाए, यानी जब 2 से एक्स्ट्रा पर्सन आ जाएं या 2 से एक्स्ट्रा चीजों के बीच अगर कंपेयर करना हो, तब वहां पे नन ऑफ आएगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे क्या होना चाहिए था? नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। क्या क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। क्या बात हो रहा है यहाँ पे? द स्ट्रेन, सबसे पहले बात करें स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? तनाव। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशंस, इसका मतलब क्या होता है? झुंझलाहट। अच्छा वर्ड है ये सब, है ना। कई लोग होते हैं ना जो मतलब अगर आप ज्यादा परेशान करो तो झुंझला जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशंस एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। अब यहां पे सबसे पहले फोकस करते हैं हम सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या? द स्ट्रेन, ठीक है। द स्ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, और स्ट्रेन मतलब तनाव। ये क्या साथियों? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पे वर क्या कर रहा है? ये जो वर लिखा हुआ है साथियों, ये यहां पे क्या कर रहा है? इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? वाज। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज वाज मोर देन ही कुड बीट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स।
देखिए एवरीबडी के बारे में बात हो रही है, एवरीबडी मतलब प्रत्येक। अब बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है एवरीबडी, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपका आंसर होगा ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है साथियों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा, वो हमारा क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए। आगे देखते हैं, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज, देखिए ये सिंगुलर वर्ब है क्या, बिल्कुल है। लेकिन इसके बाद देयर अप्स एंड डाउन्स, बस यहीं पे फंस गया मामला। यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देयर ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था साथियों, यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होना चाहिए था। एवरीबडी के लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या हो सकता है, तो हिज हो सकता है, हिज लगा सकते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पे खास गर्ल्स के बारे में बात होती तब हम हर लगाते, ऐसा हिज चलेगा यहाँ पे। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हिज अप्स एंड डाउन्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड हमारे सामने से गुजर रहा है फर्वेंट, उसी से बना है फर्वेंटली, ठीक है। अब देखिए फर्वेंट जब वर्ड है ना, इसका मतलब उत्साह से, ठीक है। फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। अब देखिए प्रत्येक वुमेन के बारे में बात हो रही है, जो वर्ल्ड का यानी दुनिया का जो प्रत्येक वुमेन है, प्रत्येक औरत है, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे कि वो क्या क्या वो सोचती है, वो ये आशा रखती है, वो ये होप रखती है। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट, तो देखिए एवरी वुमेन पे फोकस करते हैं, ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, प्रत्येक वुमेन। तो इसके बाद हम वर्ब चेक करते हैं, एवरी वुमेन के लिए वर्ब यूज आया साथियों होप्स। अब बताइए होप्स सिंगुलर है या प्लूरल है, ये वर्ब तो सिंगुलर है, तो यहां तक तो सही है मामला, है ना। अब इसके बाद जो हम प्रोनाउन यूज हुआ है दैट देयर चाइल्ड, अब देखिए साथियों देयर, देयर क्या है हमारा यहाँ प्रोनाउन है, या ये गलत है, देयर का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। देयर के जगह पे क्या होगा, देयर के जगह पे हर चाइल्ड। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। क्या क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है? इसका मतलब इसका अगर हिंदी अर्थ समझना हो तो क्या हुआ कि प्रत्येक वुमेन जो होती है वो यही आशा करती है, मतलब ये देखिए स्ट्रांग होप के बारे में फर्वेंटली लगा, जो ये स्ट्रांग होप बता रहा है, मतलब एकदम स्ट्रांग होप उनका होता है कि उनका जो बेबी होगा, बच्चा होगा, वो क्या होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। क्लियर है ये? आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों नीदर ऑफ देम, जैसे ही फिर से दिखा नीदर ऑफ, तो नीदर ऑफ, देखिए कभी भी ये सब दिखे ना, एक अच्छा एस्पायरेंट वो होता है कि कभी भी कोई क्लू दिखा, क्लू का मतलब यही सब नीदर ऑफ इधर ऑफ, तो उसका जो रूल है ना माइंड में घूम जाए एक बार। नीदर ऑफ जैसे ही दिखा तो नीदर ऑफ का रूल माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है। नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स, तो नीदर ऑफ का रूल क्या कहता था कि नीदर ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगा या प्रोनाउन आएगा उसके बाद वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो नीदर ऑफ के बाद देखिए जो इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, नीदर ऑफ देम, सॉरी ये प्लूरल है, ये तो यहाँ पे सही है। लेकिन इसके बाद देखते हैं नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स। अब देखिए बात करें देयर, देयर क्या साथियों, ये यहाँ पे प्लूरल है, होना क्या चाहिए था, हिज पेपर्स। ये क्लियर है? नीदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। क्या क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। देखिए ये एक बहुत मतलबी दुनिया है, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर, जहां पे ईच वन, अब देखिए हमें फोकस करना है ईच वन पे, जहां पे ईच वन क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ईच वन परस्यूज। अब देखिए यहां पे क्या है साथियों, सिंगुलर वर्ब, ये क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके बाद देयर क्या कर रहा है यहां पे, मैंने क्या बोला, इसके बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन जो भी आएगा वो सिंगुलर में होगा। ईच वन परस्यूज है हिज ऑन, देयर ऑन नहीं, हिज ऑन गोल्डन बबल। क्या क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 28। If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we would see a grand sight। क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि अगर ये देखिए, ये सबसे पहले ये सेंटेंस जो है ये कोरी कल्पना के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर ये पॉसिबल होता तो क्या पॉसिबल होता कि अगर वोल्केनिक इरप्शन, जब अगर ये पॉसिबल होता, नज़दीक जाना, किसके नज़दीक जाना, तो वोल्केनिक इरप्शंस के नज़दीक जाना, जब वो घटित हो रहा हो तब ये एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य होता, ग्रैंड साइट, ठीक है। ये क्वेश्चन एक कोरी कल्पना पे बेस्ड था, ठीक है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर पे। इफ इट वेयर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द, बात करते हैं फोकस करते हैं वन ऑफ पे,
साथियों वन ऑफ का रूल क्या कहता है? वन ऑफ का रूल कहता है कि अगर कभी भी वन ऑफ कहीं पे लगा रहे तो इसके साथ जो नाउन आता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर होता है। वन ऑफ का रूल तो यही कहता है। चेक करते हैं। वन ऑफ के साथ जो नाउन है साथियों, द वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ये प्लूरल है, ये सही है यहाँ पे, लेकिन जो वर्ब है, वर्ब यहाँ पे टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, टेक्स प्लेस। ठीक है, ये क्लियर है। देखिए अगर आप में से किन्हीं को भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि अगर नाउन में यस या यस ऐड करते हैं ना तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में यस या यस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। क्या क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेज हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। अ राइज इन हमारा प्रीपोजिशन था, राइज जो बढ़ोतरी हुआ है किसमें, रेंट में और वेजेज में। ठीक है, हैव यहां पे क्या कर रहा है, ठीक है, अगर ये राइज हमारा सिंगुलर है, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट जो होता है वही सब्जेक्ट होता है हमारा, अगर ये सिंगुलर है तो हैव नहीं, यहां पे क्या हुआ साथियों, हैज। राइज इन रेंट्स एंड वेजेज, वेजेज मतलब मजदूरी जो वेतन मिलता है, वेजेज हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर। क्लियर है ये 29। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान देते हैं। ही इज वन ऑफ दोज, वन ऑफ, जैसे ही वन ऑफ दिखा हम रुकेंगे यहां पे। ही इज वन ऑफ का रूल अभी मैंने बताया। क्या बताया कि वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और जो वर्ब आता है वो हमारा सिंगुलर होता है। क्लियर है ये चीज? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर। अब राइटर यहां क्या कर रहा है, अगर ये राइटर है तो फिर वन ऑफ का रूल फेल कर जाएगा, तो यहां पे राइटर जो कि सिंगुलर है ये यहां पे गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए था साथियों, राइटर्स। ही इज वन ऑफ द फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु बिलीव्स, यहां भी गलत है। हु क्या है साथियों हमारा, अब देखिए ये वन ऑफ का रेंज यहीं तक था, वन ऑफ का रेंज यहां पे खत्म। ठीक है, अब यहां पे हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। हु क्या आ गया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया यहां पे, तो इसके रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके पहले जो होगा एंटीसीडेंट उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ब यूज करेंगे। तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। ये क्या है साथियों, ये तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो बिलीव्स का यूज यहां नहीं करेंगे, बिलीव होगा। यस को यहां से आप हटा दीजिए। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स who believe that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch। देखिए सेंटेंस जब कभी बड़ा दिखे ना तो समझिए कि एरर छोटा है। ये मतलब एसएससी का ये रूल है, आप ऐसा मान सकते हो। कभी भी सेंटेंस बड़ा होता है तो एरर बहुत छोटा छोटा मिलेगा। यानी सबसे पहले तो वो स्ट्रक्चर से ही डराने का प्रयास कर रहा है कि भाई देखो सेंटेंस बड़ा है, ठीक है, डर जाओ, लेकिन आपको डरना नहीं। जितना और कई बार ऐसा होता है ना कि जितना छोटा सेंटेंस आपको लगेगा बहुत ही आसान है, उसमें वो बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है वन ऑफ द पेक्युलैरिटीज, वन ऑफ, जैसे हमें दिखा वन ऑफ द पेक्युलैरिटीज। सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड हमारे सामने से गुजर रहा है पेक्युलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, पेक्युलैरिटीज, इसका मतलब होता है खासियत। एक वर्ड आता है विशेषता, एक वर्ड इंग्लिश में आता है जिससे सवाल पूछा गया सैलियंस। सैलियंस का मतलब क्या होता है, सैलियंस का मतलब इसी का साइन आप मान सकते हो, सैलियंस का मतलब खासियत, ठीक है, विशेषता। तो वन ऑफ द पेक्युलैरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस मतलब भेद करना, अंतर करना, द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बुक्स। देखिए वन ऑफ का रूल है ना, ये रिकॉल करते हैं, वन ऑफ के बाद हमारा प्लूरल नाउन होना चाहिए था। देखिए प्लूरल नाउन तो है, ठीक है, इसके बाद हमारा सिंगुलर होना चाहिए था। तो या देखिए इसके बाद जैसे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो उसका बाउंड्री खत्म हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही समझना है, जो मैं बता रहा हूं ना सोचने का तरीका, आपको ऐसे ही सोचना है। वन ऑफ के बाद देखिए प्लूरल है तो प्लूरल तो है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब खोजते, लेकिन हमारे सामने आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वन ऑफ का रेंज खत्म हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन का काम होगा शुरू। ठीक है, अब यहां से रिलेटिव प्रोनाउन का काम शुरू होगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या साथी है, विच। अब विच का काम, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल क्या कहता है कि इसके पहले जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग अगला वर्ब का यूज करेंगे। तो पेक्युलैरिटीज क्या है साथियों, ये प्लूरल है, तो यहां पे प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए था जो कि डिस्टिंग्विशेस। यस यहां से हटाएंगे, ठीक है, यस हटाएंगे, डिस्टिंग्विश, विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज। क्या ये चीज क्लियर है जो मैं बता रहा हूं, जैसे वो समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है नीदर ऑफ देम
फिर से नीदर ऑफ का रूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, नीदर ऑफ। नीदर ऑफ का रूल क्या कह रहा है, आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू, भाई आर यहां पे क्या कर रहा है, मैंने बताया नीदर ऑफ के साथ जो हमारा नाउन होगा वो तो, जो सब्जेक्ट होगा वो तो प्लूरल होगा, नीदर ऑफ देम, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा वो तो सिंगुलर होगा, नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, ठीक है। दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, उन दोनों में से कोई नहीं इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। क्लियर है ये? आई थिंक ये रिपीट है क्या सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से, एक मिनट चेक करने दीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 के नीदर ऑफ देम आर गोइंग, अरे भाई ये तो सेम सवाल है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन, ऐसा भी होता है आपके बुक में, रिपीट सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो ये तो हमारे मतलब ये एक आसान आ गया था, 32 रिपीटेड सवाल था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 माइल्स, देखिए ये क्या है, 10 माइल्स, ये हमारा प्लूरल, आप कह सकते हो प्लूरल नंबर है 10 माइल्स, लेकिन मैंने बताया था ये एज अ सिंगुलर यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, ये एज अ सिंगुलर यूनिट काम कर रहा है। 10 माइल्स अगर ये सिंगुलर यूनिट काम कर रहा है तो इसके साथ आर का यूज नहीं करेंगे, इज का यूज करेंगे। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे फोकस करते हैं। इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन who still struggle every day to make both ends meet। देखिए यहाँ पे लास्ट में इडियम एक यूज हुआ है, make both ends meet। कि मेरा काम यही है ना, बीच में कोई अच्छा वर्ड दिखे, कोई इडियम दिखे, ये भी बताता चलना। make both ends meet, आप कई लोगों को आप में से पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, किसी तरीके से गुजर बसर करना, make both ends meet, ठीक है। ये एक इडियम था जो एसएससी ने कई बार पूछा है। अब फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, ठीक है, महात्मा गांधी जिंदा होते तो ये सारी चीजें होता, मतलब ये एक आप कह सकते हो ये कोरी कल्पना वाला वाक्य है। और मैंने बताया था अगर कोई सेंटेंस कोरी कल्पना वाला हो, इमेजिनरी सेंटेंस हो, तो कभी भी वहां पे वाज का यूज नहीं होता, हमेशा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमेशा वहां पे वर का यूज करते हैं। ये मैंने बताया था, कभी भी अगर इमेजिनरी सेंटेंस आए, कोरी कल्पना वाला कंडीशनल सेंटेंस आए, वहां पे वर का यूज करते हैं। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, क्लियर है ये, अगर जिंदा होते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों, हैविंग एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या करना, गेन करना, ठीक है। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ, अब जैसे लिखा वन ऑफ, थोड़ा सा माइंड चलना चाहिए यहां पे। सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। अब जैसे हमें दिखा वन ऑफ, रूल वेरीफाई करते हैं। सी इज नो लॉन्गर, वन ऑफ के साथ क्या साथियों, दोज, ठीक है, प्लूरल है, चलेगा यहां पे, वन ऑफ दोज हु बिलीव्स। अब देखिए यहां पे क्या आ गया हमारे साथियों, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन का एरिया शुरू हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन का रूल क्या कहता है, इसका जो एंटीसीडेंट है दोज, इसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब होगा। तो दोज तो प्लूरल है, तो दोज अगर प्लूरल है तो बिलीव्स क्या कर रहा है, सिंगुलर, यहां पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए, यस को यहां से हटाएंगे। दोज हु बिलीव एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। With regard to implementation of the details of the proposal, the committee was divided in their opinion. With regard to implementation of the detail, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल, कभी भी कोई सवाल आपके सामने आया ना जिसका आपको पता नहीं चल रहा एरर क्या है, तो सीधा स्ट्रक्चर पे फोकस करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। कभी भी कोई सवाल में ना अगर ये आपका जो मतलब मेन आपको समझ में ना आए क्वेश्चन, तो ये चीज करिएगा, एक्सपेरिमेंट जरूर ये सक्सेसफुल आप होंगे इसमें, कि कभी भी कोई सेंटेंस में समझ में ना, जैसे ये सेंटेंस आपने पढ़ा, मे बी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, तो सीधा फोकस करिए इसके स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट कौन है। जैसे अगर मैं यहां से पढ़ता हूं, द कमिटी वाज डिवाइडेड, द कमिटी क्या हुआ, डिवाइड हो गया। किसमें डिवाइड हो गया, इन देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गया, मतलब उसका ओपिनियन क्या हो गया, अलग अलग, उसका ओपिनियन अलग अलग हो गया। तो अब यहां पे फोकस करिए, हमारा वर्ब कौन सा है, तो द कमिटी वाज, वाज यहां पे वर्ब है। अब बताइए वाज किसके लिए आया है, सबसे पहला सवाल तो यहां पे ये बनेगा, अच्छा सवाल है ये, है ना, वाज किसके लिए आया है। तो साथियों वाज डिवाइडेड, डिवाइड कौन हुआ, वाज डिवाइडेड, तो साथियों कमिटी डिवाइड हुआ, ठीक है, तो कमिटी के लिए आया वाज। अब कमिटी, जब भी कमिटी आए, जब भी कोई जज के बारे में बात हो, पैनल के बारे में बात हो, तब इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। तब हमें पता कैसे चलेगा ये वाज है, ये सही है या गलत है, ये हमें पता कैसे चलेगा।
तो साथियों कभी भी कोई कमेटी का फैसला आए, कोई जज का फैसला अगर बताना हो, या कोई भी मतलब एक ऐसा कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपुल, जैसे कमेटी यहाँ पे यूज है, अगर कमेटी के बारे में चर्चा हो, अगर उसका जो ओपिनियन है वो सेम रहे, सभी कमेटी के सभी मेंबर का जो ओपिनियन है वो सेम रहे। देखिए कमेटी की जगह पे कई बार ज्यूरी रहेगा, ज्यूरी, ठीक है। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जज का जो मतलब न्यायाधीशों का जो पैनल होता है उसमें कई सारे अलग अलग जज बैठते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ जज फेवर में सुनाते हैं, कुछ जज अपोज करते हैं उसको। तो कभी भी कोई भी कमेटी या ज्यूरी का फैसला सेम आ जाए तब इसका मतलब समझना है कि वो संगठित है, तब वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी भी उनका ओपिनियन डिवाइड हो जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है, डिवाइड हो गया उनका ओपिनियन, तब यहां पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल होगा। यानी वाज की जगह पे क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 37। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेज। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द फंड है, जो धन मिलता है अमेरिका से हमें, जो फंड मिलता है वो किस में यूज आ रहा है, वो रोड और ब्रिज को बनाने में यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का अर्थ हो गया। अब क्वेश्चन में एरर कहां पे है। अब सबसे पहले एरर का जब बात करें तो फोकस करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब पे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या, मोस्ट ऑफ द फंड्स, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है साथियों, इज। अब फोकस करिए इज पे। इज किसके लिए यूज किया गया है, तो इज के बाद क्या है, यूज्ड। यूज किसको किया जा रहा है, अमेरिका को यूज किया जा रहा है। कई लोग तो ये कंफ्यूज होते हैं कि अमेरिका के लिए ही आया है। इज के बाद साथियों है यूज्ड, और यूज किसको किया जा रहा है, तो साथियों फंड्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो फंड्स को यूज किया जा रहा है, इसलिए यहां पे इज का आना यहां पे गलत है, क्योंकि फंड्स क्या है साथियों, ये तो प्लूरल है, ठीक है। तो ये इज नहीं होगा, इज के जगह पे आर होगा। अब यहां पे कंफ्यूजिंग पॉइंट मैं बताता हूं। देखिए फंड, एक वर्ड है फंड। फंड का मतलब रुपया पैसा होता है। फंड्स यहां लिखा है ना, फंड्स का मतलब सिर्फ रुपया नहीं, संसाधन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो फंड्स खुद में ही क्या है साथियों, प्लूरल है। ये चीज क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनाज टू। हाइनाज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लकड़बग्घा, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, लकड़बग्घा। तो द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल, मतलब जो टाइगर है वो अकेला डेंजरस एनिमल नहीं है जंगल का। हाइना जो है, देयर वाज हाइनाज। अब देखिए यहाँ पे फोकस करिएगा, यहाँ क्या लिखा, हाइनाज, लकड़बग्घा, ये प्लूरल फॉर्म में है। और अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो ये वाज यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर। जैसे आपने वर्ड सुना, आपने ये सेंटेंस सुना होगा ना, देयर वाज अ किंग, तो अ किंग के लिए वाज पहले आता है, देयर वाज अ किंग। ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्चर है, देयर वाज हाइनाज टू, ठीक है। हाइनाज भी वहां पे है, वो भी डेंजरस एनिमल में आता है, लकड़बग्घा। क्लियर है ये 38। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज वेयर रिक्वायर्ड। अब देखिए नीदर नॉर दिखा ना, नीदर नॉर दिखा, सीधा वर्ब पे जंप करते हैं। वर्ब हमें वर दिखा, नीदर स्किल नॉर नॉलेज। कभी भी नीदर नॉर इधर और दिखे तो जो वर्ब होता है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब वर्ब हमारा वर है, नजदीक का सब्जेक्ट हमारा नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग वर नहीं, क्या होना चाहिए था, वाज। नीदर स्किल नॉर नॉलेज वाज रिक्वायर्ड। क्या क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो you associate yourselves with simple and good natured people. The type of qualities, देखिए सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना अगर आपको आ गया तो आधा सवाल तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है साथियों, तो सब्जेक्ट हमारा द टाइप सिंगुलर सब्जेक्ट, द टाइप। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आगे वर्ब चेक करते हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर। फोकस करिए एक्वायर पे। एक्वायर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, और सिंगुलर करने के लिए यस लगाएंगे, एक्वायर्स। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर्स डिपेंड अपॉन योर कंपनी। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 40। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आवर सक्सेस और आवर फेल्यूर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। देखिए जब इधर और नीदर नॉर आया था वहां पे अकेला नॉर और भी आया था। वहां पे मैंने बताया था कि अगर कभी भी और भी आपको दिखाई देना अकेला तो भी सेम रूल फॉलो करता है। क्या रूल था, याद करिए। रूल ये कह रहा था कि अगर वर्ब का यूज कभी करना होगा हमें तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, वर्ब पे फोकस करते हैं। वर्ब क्या साथियों, डिपेंड।
ये तो हमारा प्लूरल वर्ब दिखाई देता है। अगर ये हमारा डिपेंड प्लूरल वर्ब है, चेक करते हैं इसका सब्जेक्ट हमारा क्या है, आवर फेल्वर, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, आवर फेल्वर। अब आवर फेल्वर ये तो सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो डिपेंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं। आवर फेल्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा साथियों, डिपेंड्स अपॉन। आवर सक्सेस और आवर फेल्वर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 42। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब जैसे आपको दिखा वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, तो वन ऑफ का रूल माइंड में क्लिक होना चाहिए। वन ऑफ का रूल क्या कर रहा था, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होना चाहिए था, बॉय यहां पे नहीं बॉयज होगा, ठीक है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। That day when they brought her back for the last time, there was many old timers who were shocked and fearful। ये क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा सवाल है। देखिए जब आप इस सवाल को आपने पढ़ा, जैसे यहाँ पे आपने देखा देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स, तो आपके माइंड में एक लाइन घुमा, जैसे जो मैंने अभी बताया था कि देयर वाज अ किंग। तो जो किंग था ना, किंग के लिए हमने वाज यूज किया था, ठीक उसी तरीके का यह स्ट्रक्चर यहाँ भी है कि देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स। तो ओल्ड टाइमर्स हमारा क्या साथियों, ये हमारा प्लूरल है, ओल्ड टाइमर्स प्लूरल है ये, ठीक है। और अगर ये प्लूरल है तो हमारा वाज यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर। देयर वर मेनी ओल्ड टाइमर्स। अब आगे भी देखिए ना, आगे क्या रिलेटिव प्रोनाउन हु के साथ भी वर का यूज है, मतलब ये क्या है साथियों, प्लूरल है। प्लूरल ये था तब ना आगे वर का यूज किया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन का देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कई लोग होते हैं ना, वो जब भी इरर का सवाल पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले उसका हिंदी अर्थ पे जाएंगे, पूरा हिंदी उसका एकदम निकालेंगे, तब फिर इरर पता लगाएंगे। कभी भी कई ऐसा सवाल होता है ना कि सिर्फ सीधा स्ट्रक्चर आपको चेक करना होता है, अब सवाल बन जाता है, ठीक है। पूरा हिंदी अर्थ उसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है ना। अगर आप एक एक इरर वाले क्वेश्चन का हिंदी अर्थ पहले निकालोगे, फिर से देखोगे कहाँ पे गलत है, फिर टाइम कितना लगेगा। ये तो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, यहाँ पे मैं हिंदी निकाल कर आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन एग्जाम में तो हिंदी अर्थ पे उतना नहीं जाना, ठीक है। अगर जो सीधा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सीधा आप चेक करिए इरर कहाँ है, क्लियर। अगर सीधा नहीं मिल रहा है तब आप देख सकते हो वो किस सेंस में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच हमारा क्या दिखा है यहाँ पे, विच है साथियों रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं इसका एंटीसीडेंट क्या है, द बायोलॉजिकल वैरायटी, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये तो सिंगुलर है, ठीक है। ये क्या है साथियों, ये तो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ तो प्लूरल लिखा हुआ इन्वेट्स होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, मीनी अ बॉय। यहीं पे इरर हमें मिल गया। देखिए मीनी का मैंने क्या रूल बताया था कि अगर मीनी के साथ मीनी अगर रहे तो उसके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर मीनी के साथ अ रहे तो उसके साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ मीनी के साथ अ था, मीनी ए बॉय, मीनी के साथ ए का यूज किया गया था, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर मीनी ए दिखे तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। वर्ब चेक करते हैं साथियों, वर्ब तो यहाँ पे हैव है, हैव की जगह क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, क्लियर है। मीनी अ बॉय हैज नॉट डन, आगे और भी इरर है, देयर कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है, देयर नहीं। मैंने क्या बोला कि नाउ ये मीनी अगर दिखा ना इसके साथ ये भी सिंगुलर, ठीक है, आपका नाउन भी सिंगुलर जो उसका सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। अगर मीनी आ गया तो उसके साथ जो भी रहेगा सब सिंगुलर, तो देयर नहीं, देयर की जगह क्या होगा, हिज होमवर्क। मीनी अ बॉय हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। क्या क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि 2 माइल्स बियॉन्ड दैट बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के 2 माइल आगे, बियॉन्ड है ना, वाज सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। फोकस करते देखिए 2 माइल्स आगे के बारे में बात हो रही है, किसी बिल्डिंग के आगे, वाज सीन। अब सबसे पहले फोकस करिए वर्ब पे, ठीक है। वर्ब हमारा क्या है साथियों, वाज। अब इस वाज का सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले बताइए वाज का सब्जेक्ट कौन है। तो साथियों क्या देखा गया, वाज सीन है ना। आप देखिए कभी भी अगर कोई वर्ब का सब्जेक्ट पता लगाना हो ना तो आप उसका मेन वर्ब देखिए। मेन वर्ब क्या है साथियों, सीन। सीन मतलब देखा गया। क्या देखा गया, बिल्डिंग देखा गया,
क्या देखा गया? माइल्स देखा गया भाई। बिल्डिंग के आगे, बिल्डिंग तो वहीं पे था, बिल्डिंग के 2 माइल आगे एंटी सोशल एलिमेंट्स को देखा गया। तो यानी वाज का सब्जेक्ट कौन है? ये हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। वाज का सब्जेक्ट कौन हो गया? एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कि क्या साथियों, ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। अगर ये प्लूरल है तो फिर वाज का यूज यहां पे नहीं करेंगे, वाज की जगह पे क्या यूज करेंगे? वर का यूज यहां पे होगा। वर सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। क्या क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर हुआ? तो जो मैंने बताया ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कभी भी कोई वर्ब का सब्जेक्ट पता लगाना हो, मेन वर्ब पे स्विच करिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन, फोकस करते हैं फिर से वर्ब पे। वर्ब हमारे साथियों इज, ठीक है, वर्ब इज है। अब ये जो वर्ब हमारा इज है यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो फिर से वही काम करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है, क्या देखिए कई लोग कंफ्यूज होंगे, इज का सब्जेक्ट क्या इंडिया है, क्या नॉर्दर्न फ्रंटियर है, क्या इधर हिमालयाज है, क्या? तो कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो सीधा देखिए इसका मेन वर्ब इज सीन, देखा गया। किसको देखा गया? इंडिया को देखा गया क्या? नहीं। नॉर्दर्न फ्रंटियर को देखा गया क्या? नहीं। हिमालयाज को देखा गया, ठीक है, ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज को देखा गया। यानी इसका सब्जेक्ट कौन है? ये इज का सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, ये सब्जेक्ट है इसका। और ये क्या साथियों? ये तो प्लूरल है, ठीक है। ये क्या है? ये फिर से प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो इज नहीं, आर। क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर हो गया होगा। 48 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। अ बॉडी ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कभी भी या तो सब्जेक्ट से भी आप चल सकते हैं, जैसे अभी मैंने 47 क्वेश्चन बताया, कई लोग इसको सब्जेक्ट से वर्ब पे जंप कर सकते थे, या वर्ब से हमने सब्जेक्ट पे जंप किया, कोई भी तरीका चलेगा, ठीक है। सवाल बनना चाहिए। जैसे अगर मैं ये सवाल देखूं तो इसमें या तो आप वर्ब पे जंप करके वहां से सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं, या सीधा सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? तो ऑफ के पहले अ बॉडी, ये क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, अ बॉडी। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब पे जंप करते हैं। वर्ब हमारा कहां पे है? तो यहां से हमने देखा वर्ब, तो वर्ब तो दिखा ये हैव, और हैव क्या साथियों? ये तो प्लूरल है। होना क्या चाहिए था? अ बॉडी के लिए यहां पे हैज होना चाहिए था, सिंगुलर, ठीक है। क्या होना चाहिए था? हैज। A body of volunteers has helped in making this celebration a great success. 48 क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन पॉइंट ये हो सकता है कि बडी, वॉलंटियर्स का बडी, कई लोग इसको एज अ प्लूरल काउंट कर सकते हैं, सोचते हैं, मतलब ऐसा माइंड में आ रहा होगा कि ये तो एक पूरे संस्था को बता रहा है, ठीक है, एक बडी को बता रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिंगल बडी है ना, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं, कैसे हम ग्रुप के लिए भी सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर से वही तरीका, या तो आप वर्ब से सब्जेक्ट पे जाओ या सब्जेक्ट से वर्ब पे आओ, दोनों तरीका चलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट देखते हैं हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सीधा चलिए वर्ब देखते हैं। वर्ब हमारा क्या साथ है? अपीयर्स। अपीयर्स मतलब प्रतीत हुआ, दिखा। अब दिख क्या रहा है आपको? प्रॉब्लम दिख रहा है, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमें क्या दिखा? प्रॉब्लम्स दिखा। अब बताइए प्रॉब्लम्स सिंगुलर है या प्लूरल है? अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे ये क्या है? ये तो प्लूरल है, बहुत सारी समस्या के बारे में बात हो रही है। और अगर ये प्लूरल है तो फिर से रिवर्स आना है। मैंने क्या बोला? पहले वर्ब पे जाइए, वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट फाइंड किया, सब्जेक्ट से फिर से वापस वर्ब चेक करेंगे, रीचेक, कि क्या अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है क्या? तो मैंने यहां पे पाया कि वर्ब तो यहां पे सिंगुलर था, तो इसको हम क्या कर दिए? प्लूरल कर दिया। अब ये प्लूरल हो गया कि देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? सिंगल्स आर अ डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट। अब देखिए यहां पे एक बीमारी के बारे में बात हो रहा है, सिंगल्स। मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में जब मैं करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो देखने में लगता है ये प्लूरल है, लेकिन वास्तविक में वो सिंगुलर होता है। मैं वापस से एक बार रिवीजन आपको कराता हूँ, रिवीजन स्लाइड के माध्यम से। देखिए मैंने बताया था कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे कि मेजल्स, मम्प्स, रिकेट्स,
सिंगल्स, है ना। और भी कई सारी ऐसे बीमारियां हैं साथियों जो देखने में लगता है कि वो ये मतलब है प्लूरल, लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है ना वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और अगर अर्थ उसका सिंगुलर होता है तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लाइड था ये आपके लिए था, याद करने के लिए, रिविजन करने के लिए, ठीक है। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंगल्स आर अ डिजीज, मैंने अभी क्या बताया, सिंगल्स क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आर क्या कर रहा है, इसके साथ क्या होना चाहिए था, इज, सिंगल्स इज। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, वेदर सी शुड गेट मैरिड और वेदर सी शुड रिमेन सिंगल। मतलब उस लड़की को, कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, उसे शादी करनी चाहिए या फिर सिंगल रहना चाहिए, ये उसका पर्सनल प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे और आया है, या तो ये या तो वो, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक मुद्दा है जो मतलब जो जिसके बारे में बात हो रही है कि वो शादी करे या फिर वो सिंगल रहे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो वर्ब है आर नहीं, आर की जगह पे क्या आना चाहिए था, इज, कि वो लड़की अगर वो शादी करना चाहती है शादी करो, है ना, सिंगल रहना चाहते हैं सिंगल रहो। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है और ये मुद्दा के लिए यहाँ पे आया इज हर पर्सनल प्रॉब्लम। ये उसका क्या है साथियों, पर्सनल प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों, टू एंड टू। देखिए टू एंड टू, एंड के साथ ये टू जुड़ा हुआ है, एंड के साथ ये टू जुड़ा हुआ है, तो ये कमांड रूप से एक प्लूरल बना रहे हैं। टू एंड टू क्या बन गया, ये कंप्लीट प्लूरल बन गया। और अगर ये प्लूरल बन गया तो मिक्स नहीं होगा, मेक। टू एंड टू मेक 4। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है मीनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। जैसे ही साथियों हमें दिखा मीनी अ, तो मीनी अ का रूल माइंड में आना चाहिए। मीनी का रूल क्या कहता है, मीनी अ का रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी मीनी के साथ अ रहे तो इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जो नाउन आता है, वो हमारा सिंगुलर होता है। तो मीनी अ के साथ मीन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। मीनी अ के साथ क्या यूज करेंगे, मीनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को क्या हुआ, कई सारे लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, द परक्विसाइड्स टू। सबसे पहले वर्ड को देखते हैं। ये जो वर्ड आया इसका मतलब क्या होता है, द परक्विसाइड्स ऑफ दिस जॉब। उस जॉब मतलब कोई नौकरी के बारे में बात हो रही है, उसका जो ये क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग पर्क, है ना। जैसे बात करते हैं ना कि इस नौकरी का क्या क्या पर्क है। पर्क का मतलब बात करें तो लाभ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लाभ। तो द परक्विसाइड्स ऑफ दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। इसका मतलब क्या बात हो रहा है कि जो जॉब का जो पर्क है ना, परक्विसाइड्स है ना, जो एक्स्ट्रा आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा लाभ जो है ना, वो इसको और अट्रैक्टिव बनाता है सैलरी को छोड़कर। मतलब सैलरी तो ठीक है, लेकिन सैलरी से और मतलब और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है जो इसका पर्क मिलता है हमें, ठीक है। अब फोकस करते हैं इसमें एरर किस वाले पोर्शन में। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, द परक्विसाइड्स सिंगुलर या प्लूरल, चूंकि हमारा सब्जेक्ट तो यही है। तो साथियों ये लास्ट में क्या लगा हुआ, लास्ट में एस लगा हुआ, ये हमारा प्लूरल बन गया, द परक्विसाइड्स, ठीक है। बहुत सारे लाभ के बारे में बात कर रहा है। टू दिस जॉब, तो अगर ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब पे जंप करते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर ये हमारा प्लूरल हो गया परक्विसाइड्स, तो इसका वर्ब कौन हुआ, तो वर्ब पे फोकस करिए, मैक्स, ये वर्ब हुआ। और वर्ब तो साथियों अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या सिंगुलर है, मतलब ये तो पता चल गया कि एरर इसी पार्ट में है। अगर इसे इंप्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, सीधा यस को हटा दीजिए। ये अब क्या बन गया, ये हमारा प्लूरल वर्ब बन गया। द परक्विसाइड्स टू दिस जॉब मेक इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि ईदर यू और ही आर हैप्पी। बहुत आसान सवाल से क्वेश्चन खत्म हो रहा है, मतलब सेशन खत्म हो रहा है। अंतिम सवाल है और आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अंतिम सवाल करते हैं, ईदर यू और ही। ईदर और का रूल क्या कहता है बताइए, ईदर और का रूल क्या कहता है? तो साथियों ईदर और का रूल ये कहता है कि कभी भी अगर आपको ईदर और दिखाई दे, नीदर नॉर दिखाई दे, तो जो वर्ब होता है, सीधा हम पहले वर्ब पे जंप करते हैं। वर्ब हमारा यहां आ गया। वर्ब जो होता है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। नजदीक में क्या साथियों, ही, तो यहां आर नहीं होना चाहिए था, आर के जगह पे इज होना चाहिए था। क्या ये क्लियर है? तो साथियों आज का सेशन हम सभी यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस सेशन से कई सारी चीजें सीखी होगी। साथियों फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश, इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।